हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुर। इस वीडियो में हम डीएनए की स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर को समझने से पहले आप डीएनए का पूरा नाम याद कर लीजिए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की डिस्कवरी की थी फ्रेडरिच मिशर ने। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फ्रेडरिच मिशर ने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी करी थी पस सेल में। तो जिस न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी फ्रेडरिच मिशर ने की थी वह न्यूक्लिक एसिड डीएनए ही था। डीएनए नाम दिया था जैकैरिस ने। डीएनए के किसी भी न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर होती है वो होती है हमेशा डीऑक्सी राइबोस शुगर, इसलिए नाम भी पड़ गया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के किसी भी न्यूक्लियोटाइड में 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस हो सकते हैं, या तो एडेनिन हो सकता है, या ग्वानिन हो सकता है, या साइटोसिन हो सकता है, या थाइमिन हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि यूरेसिल नाइट्रोजन बेस डीएनए के किसी भी न्यूक्लियोटाइड में नहीं पाया जाता। डीएनए की स्ट्रक्चर को सबसे अच्छे तरीके से समझाया था वॉटसन और क्रिक ने। इन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अपना एक मॉडल दिया था 1953 में। इस मॉडल के लिए उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला था। अब अपने इस मॉडल में उन्होंने किस प्रकार डीएनए की स्ट्रक्चर को समझाया है, आइए देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए यहाँ पर इतनी सारी बातें कही थी। अभी आप शुरू के 2 पॉइंट पे नज़र डालिए। वॉटसन और क्रिक कहते हैं कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनता है। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनता है। यहाँ पर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को स्ट्रैंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वापस से आप पहला पॉइंट देखें कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनता है, और जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो एक दूसरे की कैसी होती है, एंटी पैरेलल। अब इन दोनों स्टेटमेंट को मैं अब आपको डिटेल में बताता हूं। तो आइए देखते हैं कि डीएनए के अंदर जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो किस प्रकार से दिखाई देती है। क्योंकि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, तो ऑब्वियसली डीएनए किन चीज़ों से मिलकर बना होगा, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है शुगर, ये है नाइट्रोजन बेस, और ये है फॉस्फेट। क्या यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। यह एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, वैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, वैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो आप देख सकते हैं इस न्यूक्लियोटाइड से ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, इस न्यूक्लियोटाइड से ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे और क्या बना देंगे, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये तो रही एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। उसी प्रकार से आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ देखिए आप, ये क्या हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ गए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, और क्या बना दिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो इस तरीके से ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आप देख सकते हैं। अब हम किसी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर नज़र डालते हैं। ये देखिए, ये हो गई हमारी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब आप नज़र डालिए इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नीचे ही नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड पर। नीचे ही नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड कौन सा हो गया, ये वाला। इस नीचे नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड पे आप जब नज़र डालोगे तो आपको तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप दिखाई दे रहा है। ये OH ग्रुप यहाँ पर फ्री होता है। क्यों?
क्योंकि इसके नीचे तो कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड नहीं होता, ये तो नीचे ही नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड है। अब क्योंकि इसके नीचे कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड और नहीं है, इसलिए इसके थर्ड कार्बन पे ये OH फ्री होता है। और क्योंकि इसके थर्ड कार्बन पे ये OH फ्री होता है, इसलिए नीचे ही नीचे वाले एंड को हम कह देते हैं 3' एंड। नीचे नीचे वाले एंड को हम कह देते हैं 3' एंड। अब हम नजर डालते हैं ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड पर। इस पर ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड को आप देखोगे तो 5वें कार्बन पे जो फॉस्फेट है वो फॉस्फेट यहाँ पर फ्री है। क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियोटाइड के ऊपर कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड है। अब क्योंकि ये ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड है तो इसके 5वें कार्बन पे फॉस्फेट फ्री है। और क्योंकि 5वें कार्बन पे फॉस्फेट फ्री है, इसलिए ऊपर वाले एंड को हम कह देंगे 5' एंड। ठीक है। अब यहीं इसी तरीके से हम नजर डालते हैं इस दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर। यहां पर आप ध्यान दें, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। इस न्यूक्लियोटाइड के इस कार्बन पे नाइट्रोजन बेस है, तो आप समझ जाओगे जिस कार्बन पे नाइट्रोजन बेस होता है वो कार्बन नंबर 1 होता है। तो 1 2 3 4 5, या तो यूँ समझ लीजिए शुगर मैंने उल्टी रख दी है। तो यहाँ देखें इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड का यह ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड है। इस न्यूक्लियोटाइड में थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप फ्री है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, इसलिए इसके थर्ड कार्बन पे ये OH ग्रुप फ्री रहेगा, ये कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए ऊपर वाले एंड को कह देंगे हम 3' एंड। जब आप इसके नीचे ही नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड को देखोगे तो आप देखोगे इसके 5वें कार्बन पे फॉस्फेट फ्री है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो ये फॉस्फेट किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, और किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा तो ये फॉस्फेट फ्री है। और क्योंकि ये फॉस्फेट 5वें कार्बन पे है, इसलिए इस एंड को हम क्या कह देंगे 5' एंड। तो दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को यदि आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर से यदि हम नीचे आए तो यह वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसी हो रही है 5' to 3', और ऊपर से नीचे आने पर यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसी है 3' to 5'। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की पोलैरिटी ऊपर से नीचे आने पे क्या है 5' to 3', और वही इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो पोलैरिटी है वो क्या है 3' to 5'। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि डीएनए में जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। यदि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो पोलैरिटी है वो 5' to 3' है, तो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की पोलैरिटी हो जाएगी 3' to 5'। आगे वॉटसन और क्रिक कहते हैं कि ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वह एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का है और ये न्यूक्लियोटाइड दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का है। दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजन बेस के बीच में यहाँ पर आपको एक बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो होता क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड के प्यूरिन्स दूसरी न्यूक्लियोटाइड के पिरिमिडिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के प्यूरिन्स दूसरी न्यूक्लियोटाइड के पिरिमिडिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, तो दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से जुड़ जाती है। तो हम कह रहे हैं कि प्यूरिन पिरिमिडिन से जुड़ता है। अब प्यूरिन यदि एडिनिन हुआ तो वो हमेशा थायमिन से जुड़ेगा, प्यूरिन यदि ग्वानिन हुआ तो वो हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा। एडिनिन और थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। ये आप याद रखना। यहाँ पर आप 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में बॉन्ड देख रहे हैं। तो इस तरीके से इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं एक बेस पेयर। ऐसे बहुत सारे बेस पेयर होते हैं, आप देख सकते हैं।
अब हम बात करें कि दो बेस पेयर की बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ये आगे आने वाले डायग्राम में आपको बता दूंगा। दो बेस पेयर की बीच की जो लंबाई होती है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। यह आगे वाले डायग्राम में मैंने लिखा हुआ है। तो दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस हो गई 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब आप देख सकते हैं मैंने शो किया है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, मैंने यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, एक आ रही है शुगर, एक आ रही है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस पूरी चीज़ को यहाँ ये जो चीज़ मैंने मार्क करी है, इतने इतने स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। ठीक है, एक बैकबोन ये रही और एक बैकबोन ये रही। तो डीएनए की बैकबोन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, शुगर और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। और दोनों ही बैकबोन के बीच में यहाँ पर ये क्या है, बेस पेयर्स। अभी तक हमने जो पढ़ा है, आइए एक बार और दूसरे डायग्राम में रिकॉल करते हैं। देखिए इस डायग्राम में आपको और क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये रहा एक न्यूक्लियोटाइड, ये रहा दूसरा न्यूक्लियोटाइड। दोनों न्यूक्लियोटाइड इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए हैं और क्या बना दिया है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। वैसे ही इधर भी ये क्या रही, पूरी दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं ये डॉट, नीले डॉट डॉट क्या शो कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। आप देख सकते हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। वैसे ही साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की पोलैरिटी 5' to 3' है, तो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की पोलैरिटी 3' to 5' है। आपको ये सब चीज़ अब समझ में आ रही होगी। इस डायग्राम को आप वापस देखें, इसमें आपका वापस रिवीजन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर में शो कर रखी है डीएनए की बैकबोन, जो कि किस चीज़ से मिलकर बनी है, शुगर और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। शुगर और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, शुगर और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दोनों ही बैकबोन के बीच में क्या है, यहाँ पर ये बेस पेयर है। अब ये हो गई एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये रही दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इस तरीके से आपस में कोइल्ड हो जाती है और डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाता है। डीएनए की इस तरह की शेप को हम कहते हैं हेलिक्स शेप। वास्तव में डीएनए कुछ इस तरीके से ही दिखाई देता है। इस तरीके से नीले कलर की 2 बैकबोन हैं और दोनों बैकबोन के बीच में ये कलर से क्या शो कर रखा है मैंने, बेस पेयर शो कर रखा है। तो इस डीएनए की हेलिक्स शेप को आप खोल के देखोगे तो डीएनए आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और ये मैंने आपको समझा दिया है। आइए डीएनए का एक और डायग्राम देखते हैं जो आपको कॉपी में भी बनाना है। ये देखिए, ये रहा डीएनए का हेलिक्स शेप। यदि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की पोलैरिटी 5' to 3' है, तो दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की पोलैरिटी 3' to 5' होगी। इसका अर्थ है दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल। ये डीएनए का डबल हेलिक्स शेप होता है। ये रही डीएनए की बैकबोन, ये रही बेस पेयर। अब यहाँ देखिए आप जरा, यहाँ से डीएनए ने टर्न लेना चालू करा, ये टर्न ले रहा है और यहाँ तक एक टर्न डीएनए का पूरा हो जाता है। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक डीएनए का एक टर्न पूरा हो जाता है और ये टर्न जिस लेंथ में पूरा हो जाता है, इस लेंथ को हम कहते हैं हेलिक्स लेंथ और इसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। मतलब डीएनए 34 एंगस्ट्रॉम लेंथ में अपना एक टर्न पूरा कर लेता है। 2 बेस पे, ये एक बेस पेयर हो गया, ये दूसरा बेस पेयर हो गया। मैंने आपको बताया था 2 बेस पेयर की डिस्टेंस क्या हो गई, 3.4 एंगस्ट्रॉम। देखिए यहाँ से
2 बेस पेयर की दूरी हो गई 3.4 एंगस्ट्रॉम, और डीएनए अपना एक टर्न 34 एंगस्ट्रॉम लेंथ में पूरा कर लेता है। यहाँ पर आप डीएनए की डायमीटर देख सकते हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक डीएनए की जो डायमीटर होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, डीएनए की एक टर्न को आप देखो, मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक आप देखो, डीएनए के एक टर्न में 2 डिप्रेशन आते हैं। एक ये छोटा डिप्रेशन जिसको माइनर ग्रूव कहते हैं, और एक ये बड़ा डिप्रेशन जिसको मेजर ग्रूव कहते हैं। तो डीएनए के एक टर्न में 2 ग्रूव्स आते हैं, एक माइनर ग्रूव्स और एक मेजर ग्रूव्स। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक डीएनए का एक टर्न पूरा हो गया, जिसमें एक आ गया मेजर ग्रूव और एक आ गया माइनर ग्रूव। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का डायमीटर 10 एंगस्ट्रॉम होता है, तो टोटल यहाँ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, तो पूरी स्ट्रक्चर का डायमीटर हो गया 20 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनए के एक टर्न में, मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक डीएनए के एक टर्न में टोटल इस तरीके से 10 बेस पेयर होते हैं। तो एक टर्न की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम, एक टर्न में टोटल 10 बेस पेयर होते हैं, और 2 बेस पेयर की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये रहा डीएनए की स्ट्रक्चर का पार्ट 1। अगले स्ट्रक्चर में हम डीएनए की कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे। आपको कॉपी में डायग्राम बनाना है, एक तो ये वाला बनाना है, और एक ये वाला डायग्राम बनाना है। थैंक यू।